अन्ना भाऊ साठे कहते थे, आगे बढ़ो, जोरदार प्रहार से दुनिया को बदल डालो। ऐसा मुझसे भीमराव कहकर गए हैं। हाथी जैसी ताकत होने के बावजूद गुलामी के दलदल में क्यों फंसे रहते हो? आलस त्याग जिस्म को झटक कर बाहर निकलो और टूट पड़ो। अन्ना भाऊ साठे का जन्म श्वेत क्रांति के 3 वर्ष बाद हुआ था। किसी देश के बनने में 3 वर्ष की अवधि बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यह कह सकते हैं कि अन्ना भाऊ की जीवन यात्रा और सोवियत रूस की विकास यात्रा एक दूसरे की सहगामी थी। रूस रूपहले सपने की तरह अन्ना भाऊ की आंखों में बसता था। वे प्राय सोचते, काश श्रमिक क्रांति के बाद रूस के समाज में आए बदलावों को करीब से देख पाते। यह चाहत तब और प्रबल हो जाती जब रूस की शानदार प्रगति का कोई समाचार उन तक पहुंचता था। रूस यात्रा की उनकी अभिलाषा कितनी गहरी थी, इसका वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में स्वयं किया है। अन्नाभाऊ साठे कहते थे, मेरी अंत प्रेरणा थी कि अपने जीवन में मैं एक दिन सोवियत संघ की अवश्य यात्रा करूंगा। यह इच्छा लगातार बढ़ती ही जा रही है। मेरा मस्तिष्क यह कल्पना करते हुए सिर उठता था कि मजदूर क्रांति के बाद रूस कैसा होगा, लेनिन की क्रांति और उनके द्वारा मार्क्स के सपनों को जमीन पर उतारने की हकीकत कैसी होगी वहाँ की नई दुनिया, संस्कृति और समाज की चमक धमक। मैं 1935 में ही कई शब्दशुदा पुस्तकें पढ़ चुका था। उनमें से रूसी क्रांति का इतिहास और लेनिन की जीवनी ने मुझे बेहद प्रभावित किया था, इसलिए मैं रूस के दर्शन को उतावला था। रूस यात्रा से पहले उन्होंने 2 बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। पहली बार उनके आवेदन को बगैर कारण बताए निरस्त कर दिया गया था। असल में सरकार अन्ना भाऊ जैसे प्रतिभा संपन्न कलाकार को, जिसकी लोकमानस पर गहरी पकड़ थी, जो जनता से उसी की भाषा में संवाद करने का हुनर जानता थे, रूस भेजने से घबराती थी। इस बारे में जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क किया तो उनका उत्तर भी तिरस्कार भरा था। तुम हमारे प्रति शत्रु भाव रखते हो, यह हमारी उदारता है जो तुम अभी तक बाहर हो, अन्यथा तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। शत्रु भाव माने जनवादी चेतना। अन्ना भाऊ जनता से उसी भाषा में संवाद करने में निपुण थे। अपने कई लोकगीतों में अन्ना भाऊ ने मुंबई में बसे श्रमिक वर्ग के जीवन के त्रासदियों का जीवंत चित्रण कर उनके स्वप्न भंग की स्थिति को दर्शाया था। ऐसी रचनाएं किसी भी गैर जिम्मेदार सरकार के लिए बेचैनी का कारण बन सकती थी। प्रसंगवश उनकी 2 लावणियों का उल्लेख किया जा सकता है, मुंबई की लावणी तथा माझी मैना गावावीर राहिली, मेरी प्रिया गांव में रहती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी। उससे रोजगार की तलाश में गांव से श्रमिकों और कामगारों का पलायन आरंभ हुआ। उनमें से अधिकांश में थे जिन्हें गांव में भीषण गरीबी और संपत्ति उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, जो वहां रोजगार के अभाव में फाकाकशी का जीवन जीते थे। सामंती उत्पीड़न से मुक्ति और उपयुक्त रोजगार की साथ लेकर वे मुंबई पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि हालात में लगभग जो के त्यों है, केवल उत्पीड़क चेहरों में बदलाव आया है। गांव में वे सामंतिक उत्पीड़न और जातिवाद का शिकार थे। शहर में जाति में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, जबकि सामंत की जगह पुलिस और कानून के नाम पर बनी संस्थाओं ने ले ली है। मुंबई चिलावनी में इसी पर कटाक्ष किया गया था। मुंबई में शिखर पर मालाबार की पहाड़ियाँ है, वह इंद्रपुरी है, इंद्र देवता की नगरी, वह धन कुबेरों की बस्ती है। रात दिन सुख में अखंड डूबे रहने वाले श्रीमंत लोग वहाँ रहते हैं। दूसरी ओर परेल है, जहाँ गरीब मजदूर कबाड़ी भिखारी डेरा डाले हुए हैं। वे रात दिन पसीना बहाते हैं। वह कड़ी मेहनत के बाद जो मिल जाता है उसे खा लेते हैं। 3 बत्ती, गोलपीट और फोरस रोड पर जिंदा रहने की कीमत पर न जाने कितने शरीर रोज खरीदे बेचे जाते हैं। दूसरी लावनी माझी मैना गावावर राहिली में उन मजदूरों की विरह वेदना और पीड़ा समाई थी जो घर परिवार को छोड़कर नए सपनों और उम्मीद लेकर मुंबई आए थे। वहां पहुंचकर वे स्वप्न भंग की अवस्था में जी रहे थे। इंग्लैंड में अनियोजित मशीनीकरण से पनपी ऐसी ही विषमता ने कार्ल मार्क्स को भी उद्वेलित किया था, जिससे वे पूंजीवाद के विशद अध्ययन को उन्मुख हुए। फलस्वरूप दुनिया को दी कैपिटल जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ था। गरीब मजदूर का दुख दर्द देख अन्ना भाऊ का संवेदनशील मन आहत होता तो कहानी, उपन्यास और लोकगीतों के रूप में बाहर आता था। उनकी रचनाएं मुंबई जीवन की हकीकत बयान करती थी। ऐसे कलाकार लोगों के दिल पर भले ही राज कर ले, उस सरकार को जिसमें श्रीमंतों को आधिक्य हो
कतई रास नहीं आता। अपने सरोकारों के कारण अन्ना भाऊ भी सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहे थे। बहरहाल अन्ना भाऊ को रूस जाने का दूसरा अवसर 1948 में मिला था। इस बार उन्हें विश्व शांति सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बार अभिनेता मित्र बलराज साहनी ने उनके लिए टिकटों का इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन अन्य व्यस्तता के कारण वे समय न निकल सके। 1961 में अन्ना भाऊ की उपन्यास फकीरा 1959 को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। उस समय तक परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल होने लगी थी। सरकार के मन में भी कम्युनिस्टों के प्रति पूर्वाग्रह में कमी आई थी। इस बार भारत सोवियत सांस्कृतिक समिति ने उनकी रूस यात्रा का कार्यक्रम बनाया। दोनों सरकार यात्रा के लिए राजी थी। इससे पासपोर्ट वीजा जैसी समस्या न थी, मगर किराए के लिए पैसों की किल्लत पहले जैसी बनी थी। फिर भी इस बार हालात कुछ अलग थे। अन्ना भाऊ को रूस यात्रा का निमंत्रण मिलने का समाचार जैसे ही प्रकाशित हुआ, स्वयं अन्ना भाऊ के शब्दों में रुपयों की मानो बौछार सी होने लगी। देखते ही देखते आधे खर्च का इंतजाम हुआ था। जनता की सहानुभूति देख अपनी इस मान्यता, जो कलाकार जनता के लिए जीता है, जनता उसी के पीछे दीवार बनकर खड़ी होती है, पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हुआ। मुंबई से दिल्ली के रास्ते रूस जाने के लिए जब वे जहाज में बैठे तो अपनी साधारण वेशभूषा के कारण बाकी यात्रियों के बीच अलग नजर आ रहे थे। इस बात का उन्हें एहसास भी था, लेकिन यात्रा के दौरान विमान में ऐसी घटना घटी जिससे उनका सारा मलाल जाता रहा। उन्होंने स्वयं लिखा, उस उड्डान में सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस जा रहे श्रीलंकाई प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। उन्हीं में से एक जो संसद सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य समाचार पत्र का संपादक थे, उन्हें मुझे पहचान लिया। उसी महीने साहित्यिक पत्रिका मनोहर में मेरा सचित्र परिचय मेरे तमाशे खायप्पा चोर के चित्र के साथ प्रकाशित हुआ था। विमान के उड्डान भरने के कुछ ही समय बाद एक यात्री ने मुझे पहचान लिया। पत्रिका का अंक हवा में लहराते हुए उसने चुनौती दी कि खापैया चोर को जो उड़ान के दौरान हवाई जहाज में ही मौजूद है, कौन पहचानेगा। उसके बाद यात्री उसे लेकर फुसफुसाने लगे। अंत में मुझे मेरे श्रीलंकाई मित्र के साथ पहचान लिया गया। उस समय तक अन्ना भाऊ का दूसरा उपन्यास चित्रा भी रूसी भाषा में अनुदित हो चुका था। इसके अलावा उनकी कई कहानियां भी अनुदित होकर रूस पहुंची चुकी थी, जिनमें उनकी कहानी सुल्तान भी थी। सुल्तान एक कैदी पर आधारित कहानी थी, जिससे लेखक की मुलाकात अमरावती के सेंट्रल जेल में हुई थी। अन्ना भाऊ के रूस पहुंचने से पहले सुल्तान वहां चर्चित हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन के अखबारों के मुख्य खबर थी मशहूर कहानी सुल्तान का लेखक रूस में। अन्ना भाऊ का लिखा नाटक स्टालिन ग्राद भी वहां चर्चा का विषय था। मॉस्को में उन्होंने होटल के वेटरों, माली, फोटोग्राफर, ड्राइवर, लिफ्ट ऑपरेटर से दोस्ती की और वहां के जनजीवन के बारे में जानकारी हासिल की। लेनिनग्राद में उन्होंने संग्रहालय में चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के उनके सिक्के देखे। रूस ने नेहरू की लोकप्रियता को दर्शाती एक घटना का उल्लेख उनके यात्रा वृत्तांत में है, जो नेहरू के प्रति उनके दिल में छिपे सम्मान को दर्शाता है। वो कहते थे, मैं होठों के बीच सिगरेट दबाए रेड स्क्वायर से क्रेमलिन की ओर बढ़ रहा था। मेरे पास माचिस नहीं थी और मैं इस उधर उधर देख रहा था। सहसा एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लाइटर में मेरी सिगरेट सुलगा दी। मेरे लिए वह अप्रत्याशित था। क्या तुम भारतीय हो? उस आदमी ने पूछा। जी हाँ, कहकर मैंने उसे धन्यवाद देना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, कैसे हैं नेहरू जी? वह बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया। आज वे यूएनओ में भाषण देने जा रहे हैं। सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और नेहरू जी को धन्यवाद देता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया। भारत रूस सांस्कृतिक समिति द्वारा रूस की यात्रा के लिए गठित प्रतिनिधिमंडल में अन्ना भाऊ सबसे साधारण और सामान्य दिखने वाले थे। परंतु रूस की यात्रा पूरी होते होते अन्ना भाऊ के बारे में उनके सहयात्रियों की धारणा एकदम बदल चुकी थी। प्रतिनिधिमंडल में मद्रास निवासी गिटार वादक जैकोब जीप भी शामिल था। अजरबैजान की राजधानी बाकू की ओर वायुयान से जाते समय जाकोब ने अन्ना भाऊ से कहा था, साठे जी, जब हम आपसे पालम एयरपोर्ट पर मिले तो सोचते थे कि आप इस देश से अनजान होंगे और हमारे बीच जम नहीं पाएंगे, लेकिन वह हमारी चूक थी। आप इस देश में बहुत प्रसिद्ध है और निस्संदेह आप अच्छे लेखक हैं। आपके ओजस्वी भाषणों से मैंने बहुत ग्रहण किया है। अन्ना भाऊ की 40 दिनों की रूस यात्रा अनेक अनुभवों से भरी थी। उनके लिए वह यात्रा एक सपनों से गुजरने जैसी थी, एक समानता पर आधारित स्वतंत्र समाज का सपना जो वर्षों से उनके मानस में जड़ जमाए हुए था। रूस में उन्होंने विचारों को वास्तविकता में बदलते हुए देखा। जाना कि संकल्प बड़े और नियत अच्छी हो तो आदर्श और यथार्थ के बीच की दूरी कमी होने लगती है, स्वप्नों हकीकत में ढलने लगते हैं। स्वयं संघर्ष और सामाजिक न्याय को एक साथ साधने वाला जमीनी लेखक
अपनी किशोरावस्था से ही अन्ना भाऊ वामपंथ के संपर्क में आए थे। सामाजिक विषमता और छुआछूत को उन्होंने बचपन से देखा भोगा था, इसलिए छुआछूत और सामाजिक विषमता के विरुद्ध भारत में संघर्ष कर रहे डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति उनकी श्रद्धा भी स्वाभाविक थी। उपन्यास फकीरा को जो इसी नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित था, उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर जी को समर्पित किया था। उनका समूचा लेखन उनके जीवनानुभवों का दस्तावेज है। एक कहानी संग्रह की प्रस्तावना में उन्होंने अपने इसी दृष्टिकोण को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत किया है। जो जीवन मैंने जिया, जीवन में जो भी भोगा वह मैंने लिखा। मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो कल्पना के आंखों पंखों पर उड़ान भर सकूं। मैं तो मेढक की तरह हूँ, जमीन से चिपका हुआ हूँ। एक प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने हिंदुओं के शेषनाग के मिथ पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, वह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं टिकी है, अपितु वह दलितों, काश्तकार और मजदूरों के हाथों में सुरक्षित है। उनका कहना था कि कला शिव जी की तीसरी आग की तरह होती है, जो संसार को भेदती हुई सभी मिथों को जलाकर भस्म कर देती है। इस आग को सदैव सतर्क रहना चाहिए तथा मनुष्य के हितों की देखभाल करनी चाहिए। अन्ना भाऊ को सर्वपार मानवीय थे। उनके लेखन में कल्पना तत्व सिर्फ उतना ही है जितना रचनात्मक बने रहने के लिए आवश्यक होता है। वे रूसी लेखकों में गोर्की से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने हाशियों के पात्रों का मुख्य धारा के साहित्य में जगह दी थी। अन्ना भाऊ भी अपनी लावनियों, लोकगीतों, कहानियों, उपन्यासों आदि के माध्यम से आम आदमी की चिंताओं और सरोकारों को जगह देते हैं। विशेष रूप से अछूतों, जातियों की समस्याओं तथा उनके चरित्र के उदात्त पहलुओं को बार बार उठाते हैं। यही कारण है कि लिखते समय उन्होंने कल्पना का कम से कम सहारा लिया है। मेरे सभी पात्र जीते जागते समाज का हिस्सा है, वह उनका दावा भी था। अन्ना भाऊ ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में गरीबी और जातीय उत्पीड़न के सताए लोगों को जगह दी थी। ऐसे लोग जो साहित्य में उपेक्षित थे। उनकी कहानियों में महार, मांग, रामोशी, बलूतेदार और चमड़े का काम करने वाले पात्र समाये हुए हैं। न केवल उनकी जीवन तो उपस्थिति है, अपितु उनकी पीड़ाओं और संघर्ष को भी सम्मान के साथ सहेजा गया है। अन्ना भाऊ की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। 3 भाकरी गांव में 2 औरत रहती है। उनके बीच सास बहू का रिश्ता है। दोनों मेहनत मजदूरी करती है। अगर किसी दिन मेहनत से चूक जाए तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। बेहद गरीबी की जीवन जी रही वे औरतों आपस में हमेशा लड़ती रहती है। गांव के लोग अशिक्षित, रूढ़िवादी और भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले हैं। दोनों स्त्रियां अछूत है। इस कारण गांव भर की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार है। एक दिन शांताजी कहानी का एक पात्र बताता है कि दोनों भूखमरी की कगार पर है। उनके पास कुछ भुट्टे थे जिससे केवल 3 रोटियां बन सकती है। दोनों स्त्रियां पेशो पेश में ही कि रोटियों को बंटवारा कैसे होगा। दोनों सोचती है कि अगर वो रोटी बनाए तो 2 रोटियों पर उसका अधिकार होगा। बहू का भी यही विचार था। परिणाम यह होता है कि दोनों सोचते सोचते लेट जाती है। अगले दिन भूख के कारण उनका प्राण चले जाते हैं। उसकी सुप्रसिद्ध कहानी सुल्तान, जो एक कैदी की कहानी पर केंद्रित है, कि प्रमुख पात्र सुल्तान का मानना है कि मनुष्य को उसकी जरूरत की चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण उसका सोच आगे नहीं बढ़ पाता है। अंततः वह केवल इसलिए जेल चला जाता है क्योंकि मनुष्य को वह उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की तीनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती है। कुछ ऐसा ही दूसरी कहानी के पात्र भूमक्या और गोपिका बाई भी करते हैं। भूखमरी से बचने के लिए भूमक्या सुल्तान की तरह जेल चला जाता है तो गोपिका बाई एक किसान की शरण ले लेती है। भूमक्या या सुल्तानी में से कोई भी अपराधी मनोवृत्ति का नहीं था। उन्होंने जेल में रहना केवल इसलिए पसंद किया था क्योंकि वहाँ उनकी न्यूनतम आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती थी। अन्ना भाऊ जेल जाने को भूखमरी की समस्या का समाधान नहीं मानते, बल्कि जेल को ऐसा ठिकाना मानते हैं जहाँ नागरिक जीवन और मनुष्य का विकास एक सतह साथ ठहर जाता है। एक और कहानी सावला का उल्लेख वहाँ आवश्यक है। कथानायक सावला पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री के पक्ष में सवाल उठाता है। रामोशी और मांग जाति के अपने मित्रों के साथ वह ब्रिटिश सत्ता से टकराता है। वह सभी अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। इस बीच सावला और उसके साथियों को काशी नाम की युवती के बारे में पता चलता है। ससुराल में दहेज उत्पीड़न की शिकार है। अपने साथियों के साथ सावला काशी को उसके सास ससुर के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करता है। इस पर उसके सास ससुर सावला पर काशी के साथ बलात्कार का आरोप लगा देते हैं। आरोप से क्षुब्ध सावला काशी से ससुर से कहता है, दादा पाटिल, क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ आप ही बेदाग चरित्र वाले हैं? क्या आप हमें चरित्रहीन मानते हैं? आपसे किसने यह कहा है? लोग
कहते हैं कि सभी मांग बलात्कारी होते हैं। यह सुनकर सावला को क्रोध आ जाता है। वह कहता है, कौन है वे लोग, मुझे बताओ, मैं उनकी पूरी दुनिया को जलाकर भस्म कर दूंगा। कहानी श्री समंता और स्वाधीनता के पक्ष में समाप्त होती है। ऐसे विद्रोही चरित्रों से अन्नाभाऊ की कहानियां भरी पड़ी है। अन्नाभाऊ के रचनाकार का कोई भी उल्लेख उनके उपन्यास फकीरा के बिना संभव नहीं है। उनके अधिकांश कथा पात्रों की तरह इस उपन्यास का कथा पात्र फकीरा भी वास्तविक जीवन से उठाया गया है। वह जाति से मांग और शाश्वत विद्रोही है, फिर भी मानवीय है। अवसर आने पर वह अपने पिता के हत्यारों को मारने के बजाय उन्हें महज दंड देकर छोड़ देता है। उपन्यास जहां सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, वही जाति के जंजाल में फंसे अछूत जातियों की पीड़ा को भी सामने लाता है। महाराष्ट्र में मांग और महार कई कई प्रतिद्वंदी जातियों के रूप में सामने आती है। इस उपन्यास में अन्नाभाऊ इन दोनों अछूत जातियों की एकता पर भी जोर देते हैं। कुल मिलाकर अन्नाभाऊ का समस्त रचना कर्म समाज में हाशियों पर पड़े लोगों के संघर्ष और चारित्रिक विशेषताओं को सामने लाता है। यह दुख की बात है कि उनके रचना कर्म का हिंदी अनुवाद उनके जीवन या उनके निधन के 50 वर्ष बाद भी अनुपलब्ध है। अन्नाभाऊ की आस्था मार्क्स और अंबेडकर दोनों में ही थी। वे दोनों को साथ साथ साधना चाहते थे, जबकि अधिकांश दलित लेखक मार्क्स और मार्क्सवादी लेखक की उपेक्षा करते आए हैं। अन्नाभाऊ के रचना कर्म के हिंदी में न आने के पीछे कदाचित यही बड़ा कारण है, लेकिन उससे अन्नाभाऊ के प्रति जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। मुंबई में रहते हुए अन्नाभाऊ साठे ने तरह तरह के काम किए, पैसा भी कमाया, लेकिन गरीबी से पीछा नहीं छूटा। वे 22 वर्ष तक घाटकोपर की खुलियों में रहे। यहाँ एक सवाल उठ सकता है, कई बड़े अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं से अन्नाभाऊ का संपर्क था। उनकी कहानियों पर फिल्म बन चुकी थी। उपन्यास फकीरा का कई भाषाओं से अनुवाद हो चुका था। बावजूद इसके कि वो अपने लिए ठीक ठाक घर का इंतजाम न कर सके। इस तरह की जिज्ञासा अन्नाभाऊ के एक मित्र को भी थी। वर्षों तक घाटकोपर की चाल में रहते देख उसने अन्नाभाऊ से पूछा था, आपकी अनेक पुस्तकों का देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, फिल्मों की पटकथाएं भी आपने लिखी है, आपकी कई कहानियों और उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है, फकीरा के रूसी भाषा में अनुवाद से रॉयल्टी भी मिली है, इससे आप बड़ा सा बंगला क्यों नहीं बनवा लेते। उस पर अन्नाभाऊ ने कहा था कि अगर मैं महलों में रहूंगा तो गरीब की परिस्थिति को कैसे जान पाऊंगा, गरीब किसान मजदूरों के बारे में कैसे सोच पाऊंगा, कैसे उनके परिस्थितियों के बारे में लिख पाऊंगा।